नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का कैरियर क्लासेस पर। आज से हम एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी रहेगा। जिसमें हम संवैधानिक आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी रहेगा, जिसमें हम संवैधानिक विकास को जानेंगे। संवैधानिक विकास से तात्पर्य है कि भारत का संविधान जो बना है वो किस तरीके से बना, उसको बनने में क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या फिर उसमें सबसे पहले क्या विकास हुआ, कैसे संविधान हमारा बना, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी करने के बाद में फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम जानेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वो निम्न है, जो कि नीचे भी बता रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट पारित किए गए भारतीय संविधान को बनाने से पहले। भारतीय संविधान बनने की कड़ी में सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, जो सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर जो है वो संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे उसको मान्यता दी गई। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, जो कि इस प्रकार दी गई हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहला है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जो पद था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत जो बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके बाद में फिर दूसरा है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी को एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। उसके बाद में फिर इसका अगला जो इम्पोर्टेंस है वो है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसी के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, तो हमको याद होना चाहिए कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलियाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। उसके बाद में फिर इसका चौथा जो इम्पोर्टेंस है वो है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा जो कंपनी के जो कर्मचारी थे और जो भारत में रहकर के व्यापार कर रहे थे उनके निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद में फिर अगला जो उसके बाद में फिर ये 5 इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उसके बाद में फिर जो अगला एक्ट आया वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। जो है इस प्रकार की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद में फिर अगला एक्ट आया
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा डुअल प्रशासन मतलब दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जो सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो व्यापारिक मामलों के लिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो राजनीतिक मामलों के लिए इसका गठन किया गया। उसके बाद में फिर जो अगला एक्ट आया है, फिर जो अधिनियम आया वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। मतलब जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा जो नियंत्रण है बोर्ड का नियंत्रण, उसके सदस्यों को कर्मचारियों के वेतन आदि और भारतीय राजस्व में से उसको देने की व्यवस्था की गई। उसके बाद में फिर है अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इस प्रकार जो है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसके साथ चीन के साथ जो व्यापार था उस पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में जो 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा उसे। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश जो कुछ सीमाओं के अधीन जो कुछ ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। वो इस अधिनियम से मिली 1813 के चार्टर अधिनियम से। मतलब 1813 चार्टर अधिनियम आने से पहले जो ईसाई पादरी थे वो भारत आने की उनको आज्ञा नहीं थी, लेकिन जब 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा जो ईसाई पादरी थे वो आज्ञा प्राप्त करके भारत आ सकते थे। उसके बाद फिर आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, जो इसके द्वारा जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। जैसे कि सबसे पहले जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो भारत में व्यापार भी करती थी, लेकिन अब इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उसके व्यापार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को सिर्फ भारत में रह करके शासन करना ही रह गया। तो ही इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना रह गया। उसके बाद में फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो इस 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, उसकी के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हमें पता होना चाहिए जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आगे है कि बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसके बाद में फिर इसका छठवां पॉइंट है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। जो भारत में दास प्रथा थी उसको 1833 के अधिनियम से उसको अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब दास प्रथा जो है उस कानून के खिलाफ है। उसके बाद में फिर और उसका 1843 में उसका पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया। मतलब जो दास प्रथा थी उसको 1843 में पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में 1843 में दास प्रथा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, उसका उन्मूलन कर दिया गया। उसके बाद में फिर इसका अगला 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट इसका है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम में बताया गया कि जो धारा 87 है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म की, जन्मस्थान, मूल, वंश और रंग के आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। उसके बाद में इसका 8वां पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। फिर 9वां पॉइंट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
उसके बाद में इसमें सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि जो लॉर्ड मैकाले थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भारत में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फिर 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद में फिर आया 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब जो सबसे पहले जो नौकरी थी या फिर कोई जो महत्वपूर्ण पद थे उसको सब पहले नामजदगी के आधार पर भरा जाता था, लेकिन बाद में 1853 के चार्टर अधिनियम आने के बाद में ये व्यवस्था कर दी गई जो महत्वपूर्ण पद हैं, कंपनी के महत्वपूर्ण पद या तो कोई महत्वपूर्ण पद हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरा जाए। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर जो महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए जो समिति बनाई गई उसके लिए सबसे पहले मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। उसके बाद में फिर अगला एक्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से अधिनियम के द्वारा जो भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश से लेकर के कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया। उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मतलब 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है इसके द्वारा भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। अब ये पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। तो हमको पता होना चाहिए कि 15 सदस्यों का जो भारत परिषद है उसका सृजन किया गया, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उसके बाद में इसका चौथा पॉइंट है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मतलब 1858 के भारत शासन अधिनियम से जो भारतीय कुछ मामले थे उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत सरकार जो शासन अधिनियम है 1858 उसके द्वारा जो मुगल शासन था उस पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में फिर अगला आगे है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। जो पहले बनाए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वगैरह बनाए गए थे उसको 1858 की भारत शासन अधिनियम के द्वारा पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। फिर 7वां पॉइंट है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। फिर आगे है कि भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम वाक्य होता था। जो भारत के जो राज्य सचिव होते थे उसमें भारत के जो प्रशासन था उसके बारे में जो अंतिम वाक्य था वो भारत के राज्य सचिव का होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मतलब 1858 भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम है उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो हमको पता होना चाहिए कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमको पता होना चाहिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी हुए, क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और उसी समय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। उसके बाद में फिर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार कर दिया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो विभागीय प्रणाली थी उसका प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामांकित कर सकता था। उसके बाद में फिर अगला है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। उसके बाद में फिर अगला एक्ट है 1873 का अधिनियम। अगला एक्ट है कि 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1873 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया, मतलब यह व्यवस्था की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और अंततः 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के द्वारा और कब भंग कर दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को 1873 के अधिनियम से पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। उसके बाद में फिर अगला जो अधिनियम है वो है शाही उपाधि अधिनियम, 1876 में आया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस घोषणा के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो ये पता होना चाहिए कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में फिर अगला एक्ट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। उसके बाद में फिर अगला है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखना है कि जो 1909 में जो भारत परिषद अधिनियम आया उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंस इस प्रकार हैं या इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, मतलब 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार है, उसके द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद में है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान किया। मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय व्यक्ति वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बना। तो हमें याद होना चाहिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। उसके बाद इसका 6वां जो विशेषता है वो इस प्रकार है। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना। जो 1909 में जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार आया।
उसके बाद में फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला अधिनियम है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित एवं 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था, जिसमें दोनों सदनों के अधिकार समान होते थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनियस कार्टियस थे। तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो प्रांत में जो द्वैध शासन के जनक थे वो कौन थे? लियोनियस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित और तथा हस्तांतरित या अंतरित। तो आरक्षित विषय थे, उसमें थे वित्त, भूमि और अकाल इत्यादि, ये सब थे आरक्षित विषय में, देख लेना। उसके बाद में फिर हस्तांतरित विषय में ये सारे जो भी पॉइंट हैं ये सभी थे। फिर हमको ध्यान रखना है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी सदस्यों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो इस प्रकार की जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो हमको पता होना चाहिए कि 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद में इसका 10वां पॉइंट है कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। फिर उसमें अगला है कि उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं वो हमको ध्यान में रखने हैं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 जो द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त दिया गया। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है उसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो हमको पता होना चाहिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद फिर अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया।
अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों, उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। फिर अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। फिर तीसरा पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। मतलब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। जो परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने और की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अगला पॉइंट है समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों को विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद इत्यादि। उसके बाद जो ऊपर उल्लेखित जो उपबंध के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्ति का अंतःक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल की प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकते थे। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होता था। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। उसके बाद में इस भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। उसके बाद 5वां पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल में संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है कि भारत परिषद का अंत किस प्रकार किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा जो 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। फिर अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसमें प्रस्तावना नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय में के अधीन कर दिया गया और बरार के मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। फिर है इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो हमें पता होना चाहिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। तो आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे इसके आगे जो और अधिनियम और एक्ट हैं उसके पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद में जब हमारी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो हम फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।